यह आधिकारिक है। रूस के अधिकारी मान रहे हैं कि रूस मंदी के कगार पर है। रूस में चुकंदर, पत्ता गोभी और आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये राष्ट्रीय व्यंजन बनाने की मुख्य सामग्री है, इसलिए लोग चिंतित हो रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कुछ रूसी बैंकों को हटाया जाए। रूसी अर्थव्यवस्था गिर रही है और रूसी बैंक ढह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीधे रूसी केंद्रीय बैंक के गवर्नर से आ रहा है। अब रूसी संसाधन समाप्त हो चुके हैं। निवेश और सुधार के बिना रूस रुक जाएगा। ये उसके शब्द थे और पुतिन बस दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वह सत्ता में बने रह सकते हैं। लेकिन हालात इतने खराब हो रहे हैं कि रूसी मीडिया को भी इसे रिपोर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी यहाँ है। आज के रूसी अखबारों के बारे में मैंने एक चीज नोटिस की, वो है उनका विरोधाभास। एक तरफ तो बहुत सारी डींगे हाँकी जा रही हैं, बहादुरी दिखाई जा रही है और पश्चिम का मजाक उड़ाया जा रहा है। मॉस्कोव्स्की कॉम्सोमोलेट्स ने नाटो शिखर सम्मेलन और हेग की तुलना एक किंडरगार्टन, एक वेश्यालय से की है। कोम्सोमोल्स्काया प्रावदा ने नाटो महासचिव मार्क रुटे को डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहने के लिए मुख्य चापलूस कहा है। रूसी सरकारी अखबार लिचनित्स्काया गजेता में डैडी का जिक्र और भी है। साथ ही यह दावा भी किया गया है कि अपनी शिखर बैठक में यूरोपीय संघ ने दिखा दिया कि वह अब नाटो का एक अंग बन गया है। और यहां हम व्लादिमीर पुतिन को मिन्स्क में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बैठक में भाग लेते हुए देख रहे हैं। 10 सालों में यह संघ और मजबूत हुआ है। यूरेशियन 5 की आर्थिक क्षमता बढ़ी है। ये हैं रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया। लेकिन और यही विरोधाभास है, निजाबिसी में गजेता के पहले पन्ने पर रूस के लिए इतनी सकारात्मक खबरें नहीं हैं। रूसी अर्थव्यवस्था में भुगतान बकाया की समस्या बढ़ रही है। सांसदों का कहना है कि केंद्रीय बैंक की मुख्य दर को 21% से घटाकर 20% करने से हालात नहीं सुधरेंगे। असामान्य रूप से उच्च केंद्रीय बैंक की मुख्य दर के कारण भुगतान बकाया की समस्या अब और भी स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि कंपनियों द्वारा देय बिलों में वृद्धि और वेतन बकाया में उछाल आ गया है। भुगतान बकाया और बढ़ सकते हैं क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से केंद्रीय बैंक की मुख्य दर में कटौती से अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं है। यही भावना ड्यूमा में है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित शाखाएं प्रभावित हुई हैं: कोयला खनन, मशीनरी और उपकरणों की मरम्मत और असेंबली, धातु कर्म, भंडारण सुविधाएं, फसल उत्पादन और पशुपालन, विद्युत, गैस और भाप ऊर्जा, तेल शोधन, तेल और प्राकृतिक गैस निष्कर्षण, वाहन उत्पादन, रेल, जहाज और विमान निर्माण, धातु उत्पाद निर्माण आदि। बढ़ती समस्याओं का एक लक्षण मई में वेतन बकाया में तेजी से वृद्धि है। मई के अंत में रूस में वेतन बकाया 1.7 अरब रूबल था। संघीय राज्य सांख्यिकी सेवा के अनुसार यह अप्रैल की तुलना में 12.2% अधिक था। लगभग पूरा वेतन बकाया कंपनियों के पास अपनी पूंजी न होने के कारण है। अखबार ने रूसी सांसद ओक्साना दिमित्रिएवा का हवाला दिया है। उन्होंने पहले भी केंद्रीय बैंक की असामान्य रूप से ऊंची ब्याज दरों की नीति को दशकों में सबसे बड़े आर्थिक तोड़फोड़ के कृत्यों में से एक बताया है। फिर आज के आरबीके में कुशल श्रमिकों की कमी रूसी श्रम बाजार की मुख्य समस्या बनी हुई है। और इज़वेस्टिया ने पाया है कि CIS देशों के माध्यम से रूस में सामान की डिलीवरी का समय बढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा देरी कजाकिस्तान के माध्यम से होने वाली डिलीवरी में होती है। वहां कस्टम जांच के कारण डिलीवरी का समय 12 दिन बढ़ गया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के मामले में। कस्टम नियंत्रण आर्मेनिया, जॉर्जिया और किर्गिस्तान में भी खड़े कर दिए गए हैं। कल की ब्लूमबर्ग रिपोर्ट वास्तव में इस कॉर्पोरेट बैंक संकट के बारे में और भी विवरण साझा करती है जिसका रूस सामना कर रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था को एक और भी खराब भविष्य का सामना करना पड़ रहा है, जो सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए से कहीं अधिक गंभीर है और अगले 12 महीनों में एक प्रणालीगत बैंकिंग संकट का विश्वसनीय जोखिम है, और यह हमारे रूसी बैंकिंग अधिकारियों के अनुसार है। अब हालात को और भी बदतर बनाने के लिए यूरोपीय संघ इस समय रूसी बैंकों पर नई पाबंदियों पर चर्चा कर रहा है। स्थिति खराब हो सकती है और यह बहुत जल्दी खराब हो सकती है। इसी वजह से आज मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि जैसन जे स्मार्ट हैं। वो दशकों से रूस को कवर कर रहे हैं और दरअसल उनकी रिपोर्टिंग रूसी राष्ट्रपति के लिए इतनी विवादास्पद थी कि पुतिन ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से रूस में फिर कभी प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया। तो चलिए उनके इंटरव्यू में चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी थोड़ी मदद कर सकें तो कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। ये वाकई में हमारी बहुत मदद करता है। जैसन, आपने एक ऐसी बात कही जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। रूस में कुछ चल रहा है, खासकर उनकी अर्थव्यवस्था के साथ।
और यहाँ तक कि आप भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हालात इतने खराब हैं। तो शायद आप हमें रूसी अर्थव्यवस्था का एक त्वरित सारांश दे सकते हैं और जो आप देख रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो रूसी अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो वाकई में बहुत बुरा है, और मैं आज जो कुछ आंकड़े देखे उनमें से कुछ का उल्लेख करूंगा। ब्लूमबर्ग न्यूज दरअसल इस पर कल ही रिपोर्ट कर रहा था, क्योंकि स्थिति वाकई में बहुत खराब है। और उन्होंने कहा कि उद्धरण रूसी बैंकिंग अधिकारी निजी तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि देश अगले साल के भीतर एक विश्वसनीय प्रणालीगत बैंकिंग संकट के जोखिम का सामना कर रहा है। और यह काफी बुरा है, लेकिन जहां यह वास्तव में बहुत बुरा हो जाता है वह यह है कि पूरे देश की सबसे बड़ी 78 कंपनियों में से उनमें से 13 कंपनियां पहले से ही ऐसी हैं जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। इसका मतलब है कि वे जो पैसा चुकाना है उसमें डिफॉल्ट कर रही हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है। जरा सोचिए, किसी देश की सबसे बड़ी 78 कंपनियों में से 13 कंपनियां यानी लगभग 17% अब डिफॉल्ट कर रही हैं। और जब आप सुनते हैं कि यह अविश्वसनीय है तो यह सिर्फ पिछले कुछ महीनों में ही इतनी तेजी से बढ़ा है। लेकिन सिर्फ पिछले 4 महीनों में ही अपने क्रेडिट कार्ड पर डिफॉल्ट करने वाले लोगों की संख्या में 70% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ 4 महीनों में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करने वालों में 70% की बढ़ोतरी। पिछले 4 महीनों में लगभग 12% सभी रूसी क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो चुके हैं। यह सामान्य नहीं है, ऐसा आमतौर पर देशों में नहीं होता है। और यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन को भी इस बारे में बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पुतिन ने कहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वे मंदी की ओर जा रहे हैं या उन्हें उच्च मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैंने उन्हें बताया है कि यह स्वीकार्य विकल्प नहीं है। लेकिन आप वास्तव में इन चीजों को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिखर रही है और उनके पास इसे रोकने की कोई क्षमता नहीं है। 100%। हाँ, ये निश्चित रूप से बुरा है। एक और दिलचस्प बात जो मैंने देखी, आपने रूसी बैंकिंग पतन पर एक वीडियो डाला था, वह वाकई दिलचस्प वीडियो है और दर्शकों के लिए मैं ऊपर और नीचे लिंक कर दूंगा, जरूर देखिए। लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा, व्लादिमीर पुतिन को इसके बारे में बात करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और मुझे पता है कि आपके वीडियो में आपने बताया था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रूसी मीडिया इसे कवर कर रही है। क्या ये हमें रूस में कुछ होने के बारे में कुछ बताता है? क्या वहां दरारें आ रही हैं या बस स्थिति इतनी खराब है कि कोई भी इसे छुपा नहीं सकता? हाँ, वहां निश्चित रूप से दरारें आ रही हैं। मेरा मतलब है यह एक और चीज है जो पिछले कुछ हफ्तों में हो रही है और वाकई पागलपन है। एक पूर्व रक्षा मंत्री शोइगु हैं जिन्हें पिछले साल बदल दिया गया था, लेकिन शोइगु कई वर्षों तक मंत्री रहे। और वह और ग्रिस्सोमोव जो सेना के प्रमुख हैं वही लोग थे जिन्हें प्रिगोजिन जो वैगनर ग्रुप के प्रमुख हैं ने खास तौर पर भ्रष्ट बताया था और कहा था कि इन्होंने सैनिकों से सामान चुरा लिया है और इसी वजह से युद्ध खराब चल रहा है। खैर, ये दोनों आदमी हफ्तों तक लगभग गायब रहे और बहुत सारी अफवाहें थीं कि क्या हुआ। कुछ अफवाहें यह भी थीं कि शोइगु की पूछताछ के दौरान हत्या कर दी गई थी। अन्य अफवाहें कहती थीं कि ग्रिस्सोमोव देश छोड़कर भाग गए हैं। अब इन अफवाहों के हफ्तों तक चलने के बाद दोनों ही लोग एक दूसरे के एक दिन के भीतर फिर से सामने आ गए। गेरासिमोव मॉस्को में किसी बैठक के लिए थे और शोइगु के मामले में वह तानाशाह के साथ उत्तर कोरिया में थे। लेकिन यह भी सवालों के घेरे में है, क्या वे वाकई उसी समय की तस्वीरें थीं या फिर बाद में जारी की गईं ताकि यह साबित किया जा सके कि वे अभी भी जिंदा हैं? क्योंकि उसके बाद वे फिर कभी दिखाई नहीं दिए। और ऐसा लगता है कि मॉस्को के अंदर कोई सत्ता संघर्ष या कुछ चल रहा है। पुतिन खुद, जिन्हें मैं 20 सालों से फॉलो कर रहा हूं, यह पहली बार है जब मैंने उन्हें सार्वजनिक रूप से इतना घबराया हुआ देखा है, जहां वे अपने शब्दों पर अटकते हैं, हकलाते हैं, खासकर जब वे अर्थव्यवस्था जैसी चीजों के बारे में बात करते हैं। उन्हें सच में समझ नहीं आता कि क्या बोलें। केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने भी कहा है कि वे अपनी सारी जमा पूंजी जला चुके हैं जो उन्हें प्रतिबंधों से बचने में मदद करती थी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश एक ठंडे दौर में प्रवेश कर रहा है। अर्थशास्त्र मंत्री ने कहा कि देश वास्तव में मंदी में प्रवेश कर रहा है। लेकिन रूस के भीतर सरकार के स्वामित्व वाले थिंक टैंक के शीर्ष विश्लेषक भी कह रहे हैं कि वहां बैंकिंग प्रणाली में एक के बाद एक विफलता हो सकती है। इसका मतलब यह है कि बैंकों के भीतर इतनी ज्यादा खराब आरण होने के कारण अगर एक बैंक डूब जाता है या काफी लोग अपने कर्ज चुकाना बंद कर देते हैं तो बाकी बैंकों पर भी असर पड़ता है। यह एक संक्रामक प्रक्रिया है और एक के बाद एक बैंक डूब सकते हैं और यह सिलसिला चलता रहेगा और एक श्रृंखला प्रतिक्रिया पैदा कर देगा। तो आपको याद होगा कि 2008 में अमेरिका में जबरदस्त वित्तीय संकट आया था जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। वहां फर्क यह था कि वहां भी लगभग 20% बैंक थे जैसे रूस में हैं। लेकिन फर्क यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे देशों से कर्ज ले सकता है। वह प्रतिबंधों के तहत नहीं है, वह सामान्य रूप से काम कर सकता है। लोगों को अमेरिकी डॉलर पर भरोसा है लेकिन रूबल पर भरोसा नहीं है और रूस के पास खुद को संभालने की असली क्षमता नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ, अगर कल से ही रूस की अर्थव्यवस्था गिरने लगे
तो रूसी सरकार के पास वो 700 अरब डॉलर नहीं हैं जो अमेरिकी सरकार के पास अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए थे। रूस पूरी तरह से ढह जाएगा। हाँ, और हमने अपने चैनल पर भी ये देखा था जब चीन में रियल एस्टेट संकट हो रहा था। आप बैंकों को डूबने नहीं दे सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि आधुनिक समाज का ढह जाना। वे कितने जरूरी हैं, यही बात है। बिल्कुल नहीं, बैंक सबसे बड़ी चीज है। और दिलचस्प बात यह है कि अब सरकार और हम एक और ऐसी चीज सुनने वाले हैं जो वाकई हैरान करने वाली है, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो अब सरकार कह रही है, और मैं हर दिन रूसी टेलीग्राम पढ़ता हूं और मैं वाकई हैरान था। सरकार की तरफ से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि धोखाधड़ी की मात्रा बढ़ गई है और साइबर अपराध भी बढ़ गए हैं। और मैं सोच रहा था वो पिछले कई महीनों से इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। और फिर हाल ही में उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे लोग धोखाधड़ी करके लोन लेने गए थे, हम बैंकों को किसी को भी लोन देने से रोक सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वो ऐसा क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी से बचाव के लिए हम लोगों को एक दिन में $550 से ज्यादा निकालने की इजाजत नहीं देंगे, और धोखाधड़ी से बचाव के लिए बैंक आपको मना कर सकता है। आपको अपना पैसा निकालने के लिए 48 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। ये धोखाधड़ी के बारे में नहीं है, ये तो सिर्फ एक बहाना है, ये झूठ है। वो बैंक पर भीड़ लगने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सब लोग एक साथ बैंक जाकर अपना पैसा न निकाल लें, और इसका बहाना है धोखाधड़ी से बचाव। हम आपको एक दिन में $550 से ज़्यादा निकालने नहीं देंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। दुनिया के हर देश में बैंक हैं और हर देश में बैंक लोन देते हैं, और दुनिया के हर बैंक को धोखाधड़ी का भी सामना करना पड़ता है और साइबर क्राइम का भी। रूस में इन दोनों में से किसी में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, और हम ये सार्वजनिक आंकड़ों से जानते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है? रूसी सरकार जनता से झूठ बोलने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं, हम तो बस आपकी और बैंकों की सुरक्षा के लिए आपको अपना पैसा निकालने से रोक रहे हैं। असलियत ये है कि अगर सारे लोग कल बैंक पहुंच जाएं और अपनी जमा राशि मांगें, तो बैंक के पास सबको पैसा देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। वाह, ठीक है, ये तो बहुत अजीब है, क्योंकि क्या इससे हालात और खराब नहीं हो जाएंगे? क्योंकि अगर मुझे पता चले कि बैंक पैसा नहीं दे रहा है, तो मैं तो और ज्यादा कोशिश करूंगा अपना पैसा निकालने की। देखिए, बात यही है कि जब समाज बंद होता है तो मुझे लगता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि हालात कितने गंभीर हैं। लेकिन ये साफ है कि सब कुछ काबू से बाहर है, और इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। मेरा मतलब है, हकीकत यह है कि रूसी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक तेल और गैस पर निर्भर है, और इन दिनों उन्हें इसे बेचने में दिक्कत हो रही है। मेरा मतलब है, तेल की कीमतें गिर गई हैं, गैस की कीमतें भी कम हो गई हैं। एक और बात यह है कि रूस के तेल और गैस के बड़े खरीदार ये समझ रहे हैं कि सुनो, अमेरिका इस पर नए प्रतिबंध लगाने वाला है, और हम इसे खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। नए प्रतिबंधों के तहत किसी भी देश द्वारा रूसी गैस, तेल या यूरेनियम और ऐसी अन्य चीजें खरीदने पर उन देशों के सामान पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। कौन सा देश यह जोखिम उठाना चाहेगा कि उसके सभी सामानों पर, जो वह संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करता है, 500% टैरिफ लगे? कोई भी देश नहीं। हाँ, जब तक कि वह कोई देश उत्तर कोरिया या ईरान जैसा न हो। लेकिन मुझे लगता है कि दो देश जो इससे बहुत खरीदते हैं वे हैं चीन और भारत। दोनों देश अपने सस्ते सामान को संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात करने पर बहुत निर्भर हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है कि दोनों देशों को मिलाकर रूस की कुल तेल बिक्री का लगभग 70 से 75% हिस्सा है। दोनों देश रूस से भारी छूट की मांग भी करते हैं, जिससे रूस की मुनाफाखोरी कम हो जाती है। लेकिन इसमें एक और बात है कि भारत के मामले में उनका रूस के साथ कुल व्यापार 1% से भी कम है। चीन के मामले में यह उनके कुल व्यापार का 2% से भी कम है। रूस दोनों देशों के लिए कोई बड़ा साझेदार नहीं है। इसके मुकाबले संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के लिए 2 अंकों वाला व्यापारिक साझेदार है। बिल्कुल सही, यही वह जगह है जहां मुझे पता है कि शुरुआत में बहुत से लोग कह रहे थे कि एक नया गठबंधन बन रहा है और यह मजबूत होता जा रहा है, लेकिन हम वहीं दरारें देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति जहां हमने दरारें देखी वह ईरान में थी। असल में किसी ने भी ईरान की मदद के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया, चाहे वह चीन हो या रूस। आप इसे कैसे देखते हैं? यह काफी हैरान करने वाला है। ईरानियों ने रूसियों से लंबे समय से हथियारों की मांग की है। रूसियों ने वास्तव में उन्हें नहीं भेजे हैं, और रूसियों ने वायु रक्षा प्रणाली भी नहीं भेजी, जिसकी ईरानियों ने कहा था कि उन्हें इसकी जरूरत होगी। अब उन्होंने वायु रक्षा प्रणाली क्यों नहीं भेजी? असल में दिन के अंत में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और वह यह है कि रूसियों को खुद ही वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत है। उन पर यूक्रेन द्वारा ऐसे हमले हो रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, रूस की सीमा के भीतर। और हमने 1 जून को ऑपरेशन स्पाइडर वेब देखा, और यह कितना सफल रहा। तो रूसियों ने इस समय यह महसूस किया कि वे खुद का भी ध्यान नहीं रख सकते,
ईरानियों की मदद करना तो दूर की बात है, रूस के लिए स्थिति बेहद खराब है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। हाँ, और मैंने तुम्हारी पोस्ट पर इस बारे में एक बहुत मजेदार मीम भी देखा था जिसमें ईरान समर्थन मांग रहा है और वे बस शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब हमें थोड़ा ध्यान मोर्चे की ओर शिफ्ट करना चाहिए। क्या आप दर्शकों को पिछले कुछ हफ्तों में हुई बड़ी घटनाओं का एक त्वरित अवलोकन दे सकते हैं? तो यहाँ कुछ अलग अलग चीजें हो रही हैं। रूसी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे जमीन पर कब्जा कर लें। वे अभी भी पूर्वी यूक्रेन में हैं। मैं पहले उन इलाकों में गया हूं। इस समय वहां सब कुछ सिर्फ खेती हैं और छोड़े हुए गांव हैं। और उन्होंने दरअसल वे हर दिन लगभग 1000 या उससे भी ज्यादा सैनिकों को हताहत के रूप में खो रहे हैं। पिछले 2 महीनों में अब रूसियों ने, इसका मतलब है कि उन्होंने लगभग 60,000 सैनिक खो दिए हैं। उन्होंने लगभग 420 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र लिया है। यह कितना बड़ा है? यह फीनिक्स, एरिजोना के आकार का है। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो उस क्षेत्र को मुक्त कराने में 60,000 जानें चली गई। यह एक शहर के आकार का है, लेकिन यह कोई शहर नहीं है। यह खेत और छोड़े गए गांव हैं। और यूक्रेनियन क्षेत्र छोड़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेनियन समझते हैं कि थकावट की लड़ाई वो नहीं जीत सकते, क्योंकि रूसियों की संख्या ज्यादा है। रूसियों की संख्या लगभग 145 मिलियन है और स्वतंत्र यूक्रेन में लगभग 22 मिलियन यूक्रेनियन हैं। तो यूक्रेनियनों के लिए इससे कहीं ज्यादा रणनीतिक ये है कि वे रूस के अंदर रूसियों पर हमला करें। उनकी सप्लाई चेन को बाधित करने के लिए, रूसियों के लिए युद्ध करना असंभव बनाने के लिए। और यही वे प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। इसी वजह से हर दिन रूस के अंदर हमले हो रहे हैं। बस कल ही 50 ड्रोन मॉस्को गए थे। तो जब आप इन हमलों को देखते हैं जो रूस के अंदर किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह कहीं बेहतर दांव है, क्योंकि यह खेल बदल सकता है। यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है अगर रूसी अर्थव्यवस्था या रूसी समाज को उन घटनाओं से अस्थिर कर दिया जाए जो यूक्रेन अंजाम दे रहा है। हाँ बिल्कुल, और आज हमने एक बहुत बड़ा हमला देखा। मुझे लगता है आप इसे स्पाइडर वेब 3.0 कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही 2.0 देखा था जहां एयरबेस पर 4 Su-34 को नष्ट कर दिया गया था। ये एक बहु-अरब डॉलर का नुकसान है, या फिर बहु-अरब रूबल्स का। या नुकसान हुआ, यही मैंने एक रूसी टेलीग्राम चैनल में देखा था। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, जल्दी से सोचें, क्या हताहतों की संख्या रूसी आर्थिक समस्याओं से नहीं जुड़ती? क्योंकि रूस बहुत सारे बोनस देने का वादा करता है अगर आप घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। और मैंने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें वे बैंकों को सरकार को पैसे उधार देने के लिए मजबूर कर रहे थे ताकि वे ये बोनस दे सकें। तो सरकार बैंकों को बहुत सारे लोन देने के लिए मजबूर करती है जो किसी की मदद नहीं कर रहा है। असल में उन्होंने लगभग 200 अरब डॉलर के लोन मिलिट्री डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को देने के लिए मजबूर किया है। और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कई मामलों में उन लोन को चुकाना संभव नहीं है, जो एक बार फिर रूस की पूरी आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि ये लोग, जब उनकी मौत हो जाती है तो उनके परिवार को बहुत बड़ी सेवरेंस मिलनी चाहिए और साइन करने पर उन्हें बहुत बड़ा बोनस भी मिलता है। समस्या यह है कि सरकार वास्तव में उन्हें भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि हमने वो सारे वीडियो देखे हैं जिसमें रूसी या मरे हुए सैनिकों को नष्ट कर रहे हैं या फिर उन्हें यूक्रेनी मरे हुए सैनिकों के साथ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें उम्मीद हो कि यूक्रेनी बस उन्हें इकट्ठा कर लें और वे अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पाएं। लेकिन उनके पास वो मशहूर, जैसा कि आपने शायद देखा होगा, वो मांस के टुकड़े ढेर हुए हैं जहां वे शवों को एक बड़े डिब्बे में डाल देते हैं, एक के बाद एक शव, और उन्हें एक साथ सड़ने देते हैं, जिससे वे जैसी अवस्था में बदल जाते हैं, जो कि काफी घिनौना है। लेकिन क्योंकि वे उन्हें पूरे गर्मी भर वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन खैर वे ऐसा करते हैं। और वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उन शवों के साथ कुछ करना होता है और उन्हें हटाना पड़ता है। लेकिन साथ ही वे वास्तव में उन्हें रूस वापस नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि तब उन्हें मानना पड़ेगा कि वह आदमी मर गया। ऐसी स्थिति में उन्हें उसके परिवार को बहुत बड़ी रकम देनी पड़ेगी। तो उनके लिए सबसे अच्छा यही है कि उसके परिवार के लिए यह साबित करना नामुमकिन बना दें कि वह मर चुका है। वे इसे साबित नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास शव ही नहीं है। वाह, सच में। मुझे नहीं पता था। मुझे पता है कि वे मोर्चे पर सामूहिक कब्रें बना रहे थे, मैंने वो देखा है। लेकिन ये कार्डबोर्ड वाली बात तो बहुत अजीब है। नहीं, ये वाकई बहुत अजीब है। मेरा मतलब है, रूसी भी ये वही तरीका है जिसमें उनके पास ऐसे लोग थे जो बुरी तरह घायल थे, जिन्हें वे रूस वापस नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि एक तो उनके इलाज पर पैसे खर्च करने पड़ते और दूसरा उन्हें गोली लगने या घायल होने के लिए पैसे देने पड़ते। इसीलिए उन्होंने उन्हें यूक्रेनियों की मशीन गन फायर में जबरदस्ती भेज दिया ताकि उन्हें पैसे न देने पड़े। ओह हाँ, ये तो वही द्वितीय विश्व युद्ध वाली रणनीति है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के बड़े हमले के बारे में बात करते हैं। आज मरीन्योवका में एक और एयरबेस पर हमला हुआ, जहां 4 Su-34 पर हमला हुआ। ये बार बार कैसे हो रहा है? आप सोचेंगे कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद रूस ऐसा करेगा? ऐसे हमलों के खिलाफ और ज्यादा सतर्क रहेगा, ज्यादा चौकस रहेगा।
खैर, ये बिल्कुल साफ है कि रूस जो कुछ हो रहा है उसके लिए तैयार नहीं है। मेरा मतलब है, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यूक्रेनियन युद्ध को रूस तक ले जाएंगे। और वे सही थे। पिछली राष्ट्रपति सरकार के दौरान अमेरिका सक्रिय रूप से यूक्रेनियों को ऐसा न करने के लिए समझा रहा था। वे उन्हें कह रहे थे कि ऐसा मत करो, और इसी वजह से यूक्रेनियन रूस के क्षेत्र में बहुत कम सक्रिय थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई भी यूक्रेनियों को रुकने के लिए नहीं कह रहा है, न तो यूरोपीय न ही अमेरिकी, और इसलिए वे हमले कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि रणनीतिक रूप से यह सबसे अच्छा काम है जो वे कर सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ फायदे होते हैं। यह स्पष्ट है कि इससे रूस को एक अच्छी तरह से संचालित सैन्य शक्ति रखने से रोका जाता है। लेकिन यह उन्हें यूक्रेन को आपूर्ति और अधिक सहायता भेजने की क्षमता से भी वंचित करता है। साथ ही अपने ही सैनिकों और संसाधनों को रूस के अंदर अपनी सुविधाओं की रक्षा के लिए पुनः प्राथमिकता देने की भी क्षमता छीन लेता है, जो वे अभी तक प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनके पास इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त वायु रक्षा नहीं है। कुल मिलाकर रूसी बहुत कठिन स्थिति में है, क्योंकि वे चारों ओर देखते हैं और पुतिन को देखते हैं कि आप रूसी जनता को कैसे समझा सकते हैं कि सुनिए, हम सभी को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। हमें अस्पताल बंद करने पड़ रहे हैं, हमें यह बंद करना पड़ रहा है, लेकिन यह सेना के लिए है जिसकी हमें सख्त जरूरत है। लेकिन फिर भी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं और वह इसे भी नहीं रोक पा रहे हैं। उन्होंने हमेशा जनता से वादा किया था कि वे देश में शांति और स्थिरता के स्तंभ होंगे, लेकिन अब वह स्थिरता का वादा नहीं कर सकते। यह सच है, यही वह जगह है जहां हमारे पास पिछले साल एक दिलचस्प सवाल था। क्या आप जानते हैं कि रूस में साल के अंत में वे कार्यक्रम होते हैं? मुझे नहीं पता कि आप कभी वहां गए हैं या नहीं, इससे पहले कि आपको बैन किया गया। ये तो अपने आप में लोगों के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह होनी चाहिए। पुतिन सचमुच नहीं चाहते कि लोग आपकी बात सुने। यह सच है। हाँ, लेकिन स्टीफन रोसेनबर्ग ऑफ BBC, उन्होंने उनसे पूछा था कि येल्त्सिन ने देश छोड़ा और आपको इसे अच्छी हालत में रखने को कहा, क्या आपने ऐसा किया? आप समझ सकते हैं कि यह बहुत टकराव वाला सवाल था। स्टीव रोसेनबर्ग सच में एक सख्त इंसान है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने वो सवाल पूछे जो उन्होंने पूछे। हाँ, वो वाकई काबिले तारीफ है, खासकर क्योंकि वो काफी बहादुर हैं। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि व्लादिमीर पुतिन अच्छे नेता नहीं रहे हैं। मेरा मतलब है, किसी भी वस्तुनिष्ठ मानक से देखें तो वो अच्छे नेता नहीं है। वो रूसी लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते। उन्होंने अनावश्यक युद्ध शुरू किए हैं। उन्होंने किसी और से ज्यादा पैसा चुराया है। एलन मस्क के अनुसार व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और मुझे लगता है कि हकीकत में शायद यही सच है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मेरा मतलब है, सारा रूसी पैसा कहाँ गया? रूस के लोग बहुत गरीब हैं। मेरा मतलब है, जब आप मॉस्को से बाहर जाते हैं तो यह देश काफी गरीब है। मुझे लगता है कि वहाँ की पेंशन अभी भी लगभग $140 प्रति माह है। यह एक ऐसा देश है जो दिखावा करता है कि वह एक यूरोपीय देश है। यह किसी भी पश्चिमी यूरोपीय देश जैसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर मैंने हमारे एक वीडियो में एक मजेदार टिप्पणी देखी थी, जिसमें लिखा था कि पुतिन इतने वफादार दोस्त हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों को आधा देश दे दिया। यह काफी हद तक सही है। मेरा मतलब है, उसने सच में देश के संसाधनों को अपने दोस्तों में बांट दिया। एक छोटा सा समूह है जो सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रित करता है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर वह चाहता तो वह अलग हो सकता था। रूस एक सामान्य देश बन सकता था, लेकिन उसने 25 सालों तक जनता को लूटने के लिए यही रास्ता चुना, उन्हें भटकाने के लिए। और वे उन्हें अलग अलग चीजों से भटकाते हैं, जैसे चेचन्या में युद्ध या वर्तमान में चल रहा युद्ध। या फिर आप जानते हैं, देश में राष्ट्रवाद को भड़काकर। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान उन अपराधों से भटकाया जा सके जिनमें वह शामिल है। अगर आप व्लादिमीर पुतिन को सच में समझें तो वह बस एक माफिया डॉन है, या फिर आप समझें कि वह कैसे सोचता है। राजनीतिक विज्ञान का इस्तेमाल मत कीजिए। अपराध शास्त्र के बारे में सोचिए और सोचिए कि माफिया कैसे काम करता है, क्योंकि शायद यही सबसे सटीक तुलना है। हाँ, ये मैं टिप्पणियों को उद्धृत कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ टिप्पणियां ऐसी हैं जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हाल ही में हमें एक टिप्पणी मिली थी जिसमें लिखा था कि हर देश में एक माफिया होता है, लेकिन रूस में माफिया के पास एक देश है। मुझे लगता है ये आम बात है। हाँ, मैंने ये टिप्पणी में ही देखा था, लेकिन मेरा मानना है कि चलिए अब कुछ सकारात्मक खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली बार और बहुत समय बाद नाटो से बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं, खासकर हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन से। ट्रंप ने भी यूक्रेन के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। नाटो ने अपनी रक्षा खर्च को 5% तक बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। आप इसे कैसे देखते हैं? इसका युद्ध और मोर्चे पर क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यह अच्छा है। मेरा मतलब है, बात यह है कि इसके कई अलग अलग पहलू हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह सिर्फ तत्काल सदस्यता या ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं है जो कि संभव नहीं लगती। लेकिन जो ज्यादा वास्तविक है वह यह है कि रूस ने वास्तव में इस बात पर भरोसा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर यूक्रेन को जल्दी छोड़ देंगे,
और ईमानदारी से कहूं तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत की थी, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने यही मान लिया था कि शायद ऐसा ही होने वाला है। यह निश्चित रूप से ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब समय के साथ वे और ज्यादा निराश होते जा रहे हैं। और यह क्यों मायने रखता है? इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि हमें उनकी भावनाओं की परवाह है, बल्कि इसलिए भी है कि क्या वे वाकई उस युद्ध को जारी रखने के लिए तैयार हैं। अगर वे देख रहे हैं कि उनके पक्ष में कुछ भी नहीं हो रहा है, वे सच में उम्मीद कर रहे थे कि अब अमेरिकी उनका साथ देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो उनके पास आगे देखने के लिए क्या है? वे शारीरिक रूप से यूक्रेन के पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकते, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। उनकी अर्थव्यवस्था इसका समर्थन नहीं कर सकती। और अगर आप एक तानाशाह हैं तो आखिरकार जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा चिंता होती है वो इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि असली चिंता यह होती है कि कहीं कोई और यह न समझ ले कि मैं कमजोर हूं और वे यह सोचकर मुझे हटाने का फैसला कर लें कि वे सत्ता हासिल कर सकते हैं। और पुतिन के लिए यह एक बहुत ही वास्तविक खतरा है। यह सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, यह कल भी हो सकता है और उन्हें इस बात की बहुत चिंता करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब वे देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि नाटो डरा हुआ नहीं है बल्कि इसका उल्टा है। नाटो वास्तव में पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है और अगर वे और भी ज्यादा एकजुट हो जाते हैं और यूक्रेन को और ज्यादा हथियार या सहायता भेजना शुरू कर देते हैं तो यह रूस के लिए और भी बुरा हो सकता है। रूसियों ने कुर्स्क ओब्लास्ट के एक हिस्से पर कब्जा किया था और अब भी है। आप जानते हैं इसका असली मतलब क्या है? आज रूस 2022 की तुलना में जब युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन के कम हिस्से को नियंत्रित करता है, लेकिन साथ ही रूस खुद भी 2022 की तुलना में अपने ही देश के कम हिस्से को नियंत्रित करता है। किसी भी तुलना में हम यह नहीं कह सकते कि रूस के लिए कुछ भी अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। यह बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हालात अच्छे हैं। और यह मजेदार है, जब मैं यह बात इंटरव्यू या यूट्यूब पर कहता हूं तो लोग कहते हैं, अरे देखो, उदाहरण के लिए IMF कहता है कि रूसी अर्थव्यवस्था सालाना 4% की दर से बढ़ रही है। आप समझते हैं कि यह खुद रूसी ही रिपोर्ट करते हैं कि उनकी अपनी वृद्धि कितनी है, उनका अपना GDP कितना है। इसे IMF द्वारा नहीं गिना जाता। ये वही है जो खुद रूसी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसकी ऑडिटिंग नहीं हो रही, इसकी जांच नहीं हो रही, तो इस पर विश्वास मत कीजिए। हकीकत यह है कि रूस में हालात बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ रहे हैं और यही मैं अपने YouTube चैनल पर हर दिन रूस से आ रही ताजा खबरों और आंकड़ों के आधार पर चर्चा करता हूं। बिल्कुल, और हाँ, हम इसका लिंक ऊपर और नीचे दोनों जगह देंगे। बिल्कुल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर देखिए। आप क्या सोचते हैं, वे कौन सी सबसे अहम चीजें हैं जो ट्रंप यूक्रेन की प्रभावी मदद के लिए कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आखिरकार, और मुझे लगता है कि सबकी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि वह सच को समझेंगे। असल में व्लादिमीर पुतिन उनका सम्मान नहीं करते, वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी उम्मीदों के बावजूद कि वे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। और मुझे लगता है कि ट्रंप अब इस बात से नाराज हो रहे हैं। ट्रंप ने यह बात सार्वजनिक रूप से कई बार कही है। तो मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ी चीज जो हो सकती है वह यह है कि वह यूक्रेन को हथियार बेचने पर लगी पाबंदियां हटा दें। मुझे नहीं पता कि हम क्यों चाहेंगे कि कौन हथियार खरीदे, इसमें हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है, क्योंकि वह समझ जाएंगे कि पुतिन के साथ शांति समझौते का सपना वह पूरा नहीं होने वाला। पुतिन शांति समझौता नहीं चाहते, और अगर वह नहीं चाहते तो ईमानदारी से कहें तो यहाँ लड़ाई यूक्रेनियन नहीं चाहते, बल्कि रूसी हैं जो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। यूक्रेन को हथियार बेचिए, रूसियों को सजा दीजिए, और अगर वह दिखाना चाहते हैं कि बॉस कौन है तो यह एक शानदार मौका है। रूसियों को सजा दीजिए, यूक्रेनियों को और हथियार दीजिए, उन्हें जरूरी मदद दीजिए, या कम से कम उन्हें वह हथियार खरीदने की अनुमति दीजिए जिनकी उन्हें जरूरत है, ताकि व्लादिमीर पुतिन और वे लोग जो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं उन्हें सजा मिल सके। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि मुझे लगता है ट्रंप ये समझ रहे हैं कि रूसी ही हैं जो शांति नहीं चाहते, खासकर नाटो में दिए गए बयानों से। बिल्कुल, और मुझे भी यही आभास हुआ, और मैं हैरान था कि नाटो सम्मेलन में उनके बयान कितने गर्मजोशी भरे थे। मुझे लगता है कि अब वह सच में यह बात समझने लगे हैं। वह समझते हैं कि कुछ अलग सा हुआ है। और मुझे याद है कि कुछ हफ्ते पहले मैंने पढ़ा था कि ट्रंप के अपने ही सर्कल में लोग कह रहे थे कि राष्ट्रपति बार बार पूछ रहे थे पुतिन के साथ क्या हुआ, जैसे क्या वह बदल नहीं गए हैं, जैसे वह इस तरह से क्यों बता रहे हैं। और वह सच में हैरान थे। मुझे लगता है कि समय के साथ उन्हें यह और भी ज्यादा साफ हो गया है कि नहीं, यह कोई गलतफहमी नहीं है, पुतिन सच में आपको पसंद नहीं करते। हाँ, मुझे नहीं पता कि आपने ये नोटिस किया या नहीं, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया और लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस मोड से उनकी यूक्रेन को लेकर सोच बदलने लगी वह तब था जब उन्होंने एक दिन फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ बिताया था। जैसे तो हाँ, यह दिलचस्प था, है ना? हाँ, उसका उस पर जरूर असर पड़ा। मुझे लगता है कि यह सकारात्मक रहा है। आप सही कह रहे हैं, वह एक महत्वपूर्ण दिन था
और ट्रंप ने वास्तव में एक साथ गोल्फ खेलने का जिक्र भी किया है। लेकिन अगर हम देखें कि वह नियमित रूप से किससे बात करते हैं, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, जर्मन, तो वे भी अपने संदेश में काफी एकजुट हैं। वे सभी एक ही बात कह रहे हैं। बोरिस जॉनसन भी जब उनके साथ समय बिताते हैं तो वही बात कहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर वह संदेश से भटक रहे हैं। वह अपनी कुछ धारणाओं पर संदेह करना शुरू कर रहे हैं, जो लगता है उन्होंने ट्विटर से सीखी है, कि पुतिन सही पक्ष में है और जेलेंस्की गलत पक्ष में है। सौभाग्य से वह उस तर्क पर संदेह करना शुरू कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह समय के साथ शायद बेहतर होगा, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो रूसी अभी युद्ध समाप्त नहीं करना चाहते। हाँ, और ये कुछ ऐसा है जो मैंने लगभग 1 साल पहले सोचा था जब हमने पहली बार शुरू किया था। इन इंटरव्यूज को करते समय हमने भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध का बहुत कुछ यूक्रेन के खनिजों से जुड़ा है, खासकर पूर्वी यूक्रेन में, और यही असल में रूस चाहता है। और आज जब हम यह रिकॉर्ड कर रहे हैं, रूस ने यूरोप की सबसे बड़ी लिथियम खदानों में से एक पर कब्जा कर लिया है। हाँ, ये पागलपन है, क्योंकि ये फिर से उपनिवेशवाद जैसा ही है। जो बात मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं समझते, वह यह है कि अगर आप एक नक्शा देखें और गूगल पर आसानी से खोजें कि यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधन कहाँ स्थित हैं, और फिर खोजें कि 2022 में आक्रमण कहाँ हुआ था, तो आप देखेंगे कि दोनों में काफी ज्यादा मेल है। और इसके मेल होने की वजह है क्योंकि आप जानते हैं, इन लोगों में से कई, वॉगनर ग्रुप इसका अच्छा उदाहरण है। जैसे कि क्यों था, वे इतने सारे लोगों को खो रहे थे। मुझे अब सही संख्या याद नहीं है, लेकिन सचमुच हजारों लोग सोल्दार को कब्जे में लेने के लिए मारे गए, जो कि पूर्वी यूक्रेन का एक छोटा सा कस्बा है। लेकिन क्योंकि वहां नमक की खदानें हैं और प्रिगोजिन जानता था कि अगर वे उस कस्बे को ले लेते हैं तो उसे नमक की खदानों का मालिकाना हक मिल जाएगा। इसलिए वह इस गांव को कब्जे में लेने के लिए हजारों लोगों की जान गंवाने को तैयार था। हाँ, बात बस इतनी है, यह सिर्फ संसाधनों के लिए है, यह बस उपनिवेशवाद है। बिल्कुल सही। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। उम्मीद है कि हम यह फिर से जल्दी करेंगे। और जो भी इस इंटरव्यू का आनंद ले रहा है, मैं नीचे और ऊपर आपके चैनल का लिंक दूंगा, जरूर जाकर जैसन के कंटेंट को देखें।